अब वैसे तो विश्लेषण करने के लिए तो बहुत कुछ है, बट जो मेन जो पॉइंट्स थे वो मैंने ऐड किए हैं। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं यहाँ पे संदीप जी? नहीं नहीं, ये आप ठीक कह रही हैं, वो तो ज्योतिषियों के हिसाब से, लेकिन जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में सर सैयद अहमद खान की भूमिका थी और जो वर्तमान में चीजें हो रही है उसमें कई समानताएं दृष्टिगोचर हो रही है, और दोनों व्यक्तित्व में भी कई समानताएं दृष्टिगोचर हो रही है। नार्सिसिस्ट एक वो भी है, हाँ ये दोनों ही हाँ, बहुत और बहुत आत्ममुग्ध है। हाँ, वो भी थे। जो है सर सैयद अहमद खान भी, सर सैयद अहमद खान की भी बाहर ब्रिटेन में ट्रेनिंग हुई, इनकी अमेरिका में ट्रेनिंग हुई। सर सैयद अहमद खान ने उर्दू को लेकर, भाषा को लेकर विरोध किया। पहली बार दक्षिण भारत में तमिल, और इतने दिनों बाद तमिल और संस्कृत का विरोध क्रिएट कर दिया मोदी जी ने कि तमिल सबसे पुरानी भाषा है। और फिर उर्दू के लिए सबसे बड़ा फंड जारी किया है। अभी उर्दू, अगर अल्पसंख्यक मंत्रालय को उसमें जाएंगे आप, तो भाषा वाला भी आपको दिखेगा। और भारत में रहने वाले सारे हिंदू हैं, यही कोर फिलॉसफी संघ मोदी जी का है, जो सर सैयद अहमद खान का दिया हुआ फिलॉसफी है, और किसी का नहीं, उसका दिया हुआ फिलॉसफी है। और सर सैयद अहमद खान ने जो है भारत के विभाजन की नींव रखी, और इनके आने के बाद भारत विभाजित ही हो रहा है लगातार। खासकर हिंदू धर्म से भी अलग अलग खालिस्तानी, नवबौद्ध, बौद्ध, इस तरह से लगातार हमले हो रहे हैं। तो यहाँ हिंदू धर्म में भी इतने डिविजन्स खींच गए हैं, लाइन खींच गए हैं कि बड़ा मुश्किल है। फिर हिंदू में जातियों में विभाजन, SC ST एक्ट 2015 में ये मजबूत इन्होंने किया, 47 प्रावधान लेकर आए। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया, OBC को संवैधानिक दर्जा जैसी चीजें। मंत्रालय में कह रहे हमने 27 मंत्री OBC बनाए हैं। यानी हिंदू धर्म को और खंड खंड लेवल पे जो विभाजित किया जा सकता है, वो सर सैयद अहमद खान मुसलमानों को पावरफुल बनाना चाहते थे भारत में। और स्वतंत्रता के बाद सबसे ज्यादा मुसलमानों को पावरफुल नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया है। 300 योजनाएं उनके साथ लागू किया। सच्चर कमेटी की 72 जो उनके सुझाव थे उनको लागू किया। IAS IPS में मुसलमानों की संख्या इनके कार्यकाल में बहुत बढ़ी, क्योंकि इन्होंने उनको वजीफा जो है जम के दिया। सरकारी नौकरी में 5% मुसलमान सिर्फ 67 साल में थे, लेकिन मोदी जी ने, जैसे सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को मजबूत बनाने का नारा दिया था, उसी तरह सरकारी नौकरी में उन्होंने 10% मुसलमान कर दिए। आपको कहें IAS IPS में 2.5% मुसलमान थे 67 साल में, इन्होंने 6% मुसलमान कर दिए। टेक्निकल जॉब में सरकारी में सिर्फ 20,000 मुस्लिम थे, इन्होंने 21.5 लाख कर दिया। तो उसके बाद सेना में अग्निवीर योजना को लाकर सेना के पूरे रेजिमेंटल सिस्टम को खत्म करके मुसलमानों को बड़ी संख्या में भरा जा रहा है। तो सर सैयद अहमद खान जो मुस्लिमों को स्ट्रांग करना चाहते थे, और जिसके लिए उन्होंने भारत विभाजन की नींव रखी, अलग पाकिस्तान मांग किया, वो काम यहाँ अब वो भारत तो नहीं तोड़ सकते, तो योजनाओं के जरिए मुसलमानों को सबसे ज्यादा मजबूत पूरे 75 साल में नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और ये वो खुद मानते हैं, खुद कहते हैं, खुद इसका प्रचार करते हैं, और खुद कहते हैं कि कांग्रेस ने मुस्लिमों को वोट बैंक बना के रखा था, और हमने उनको मजबूत बनाया है। पासमानदाओं का नारा, पासमानदा नारा पहली बार मोदी जी ने लगाया। और यही कारण है कि यहाँ का हिंदू नहीं समझता, लेकिन अमेरिका इस चीज को जानता है, क्योंकि जितना मुस्लिम समाज स्ट्रांग होगा, उतना विभाजन की लकीर वो हिंदू समाज के साथ खींचता जाएगा। तो इसलिए अमेरिका की संस्था ने उनको अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विश्व शांति का पुरस्कार दिया है। अभी भी भारत के लोग जो है वो समझ सकते हैं कि मोदी जी को हिंदुओं के कल्याण के लिए नहीं, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए विश्व शांति का पुरस्कार अभी दिया गया है। तो सर सैयद अहमद खान जिन चीजों को करना चाहते थे, उनको हम यहाँ पर होता देख रहे हैं। वो जो अपने कौम के लिए वो बहुत कुछ करना चाहते थे, वो यहाँ वो योजनाओं के जरिए हम होता हुआ देख रहे हैं। और ये कहीं न कहीं वो दिखाता है कि वो, अगर ये बात पुनर्जन्म वाली सच है, तो वो जो अधूरी इच्छाएँ थी, वो अब पूरी हो रही है इसमें। और सर सैयद अहमद खान ने जो है जिस तरह से उनको ब्रिटेन ने ट्रेंड किया था, वहाँ यहाँ अमेरिका का हाथ आता है, तो बहुत कुछ समानताएँ दिखती हैं। जी संदीप जी, अब ये प्रेजेंटेशन का आखिरी भाग है, जिसमें हम देखेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हमें दिखी हैं। तो ये जो वॉल्टर सेम्क्यू जी ने जो रिसर्च किया है, जो उन्होंने समानताएं देखी, उसको हम आगे बढ़ा रहे हैं कि हमें और क्या दिख रहा है।
तो जो पहली समानता जैसे हमने डिस्कस की, दोनों का जन्म 17 तारीख को हुआ है। 17 अक्टूबर 1817 में सर सैयद अहमद खान का हुआ था और मोदी जी का जन्म हुआ है 17 सितंबर 1950। अगर जो ये उनका सही जन्मदिन है जैसे बताया जाता है, बट पता नहीं, हमें नहीं मालूम कि ये सही भी है या नहीं, बट जो पब्लिक में है, पब्लिक डोमेन में। अच्छा, दोनों हमने देखा दोनों कितने समान दिखते हैं, दोनों एक जैसे दिखते हैं। तो जो हमारे जो फेशियल फीचर्स हैं वो भी अलग अलग जन्मों में सिमिलर रहते हैं। बल्कि संदीप जी, एक इम्पोर्टेंट चीज है जो मैंने ब्रायन वीस का, जो सिमिलर इन्हीं के जैसे काम करते हैं इसी फील्ड में, उन्होंने भी इनसे भी बहुत ज्यादा उन्होंने रिसर्च कर रखी है। वो कहते हैं कि आंखें जो हैं, यदि किसी के को देखना है तो उनकी आंखें सिमिलर होती है। जैसे अंग्रेज होते हैं, इनकी आंखों के कलर अलग होते हैं, बट फिर भी देयर समथिंग सेम के आंखें समान होंगी, ये भी होता है तो जन्म से जन्म में। अच्छा, दोनों का बुध अपनी उच्च राशि कन्या राशि में वक्री है, स्थित तो है बट वक्री भी है, जो बताता है कि दोनों मीडिया और कम्युनिकेशन का उपयोग करके अपने उद्देश्यों को पूरा किए हैं। सैयद अहमद खान ने तहजीबुल इखलाक नाम की एक पत्रिका और काफी सारे आर्टिकल्स लिखे। और वहीं पे मोदी जी का हम जानते हैं कि वो मीडिया को कितना मतलब ही हैज यूज्ड मीडिया सो मच, मीडिया मैनेजमेंट में बिलीव करते हैं। चौथी समानता जो दिखी वो ये है कि 1857 के विद्रोह के दौरान, ऐसा बताया है वेबसाइट पे है कि 1857 के विद्रोह के दौरान सैयद अहमद खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को समर्थन किया था। और ऐसा ये भी है कि मोदी जी को डीप स्टेट के एजेंडा को आगे बढ़ाते हुए देखा गया है। तो दोनों ही, आपने जैसे बताया, दे आर बोथ अलाइंड विद फॉरेन फोर्सेस। पांचवी समानता ये है कि सैयद अहमद खान ने पहली बार सभी भारतीय हिंदू हैं ये कहा था, जो मोदी जी की भी लाइन है, ये भी हमने अभी देखा। सिक्स्थ सिमिलैरिटी इज, सैयद अहमद खान को अंग्रेजों ने खड़ा किया था और मोदी जी को भी ACYPL के द्वारा अमेरिका ने ही खड़ा किया है। दोनों अंग्रेजों के द्वारा खड़े किए गए थे। सेवेंथ सिमिलैरिटी इज, सैयद अहमद खान ने हिंदू मुस्लिम एका को तोड़ने के लिए थीसिस अंग्रेजों को भेजी, जो आपने भी बताया था शुरू में। मोदी ने भी अपने कार्यकाल में समाज के हर धागे को तोड़ दिया है, जैसे हम देख ही रहे हैं। आठवीं समानता है, शुरुआत में सैयद अहमद खान ने हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक के रूप में उभरे, लेकिन बाद में वे भारत में मुस्लिम राष्ट्रवाद के अग्र बन गए और उन्हें व्यापक रूप से दो राष्ट्र सिद्धांत, टू नेशन थ्योरी का जनक माना जाता है, जिसके द्वारा पाकिस्तान का आंदोलन का आधार बना। और मोदी जी भी हिंदू हृदय सम्राट के रूप में ही आए। लोग तो अभी भी उन्हें वही समझते हैं, कितने लोग तो, है ना। और काम लेकिन वो मुसलमानों के कर रहे हैं, कितनी सारी योजनाएं इन्होंने निकाली हैं मुसलमानों के लिए। तो ये भी समानता है दोनों में। तो शुरू होते हैं हिंदू का नाम लेकर के, बट आगे चल के बदल जाते हैं। और आखिरी जो मैंने यहाँ पे लिस्ट की है, सैयद अहमद खान का विश्वास भारत के मुसलमानों को शिक्षा, उन मूल्यों के प्रति अधिक केंद्रित था जिन्हें अल्पसंख्यक के प्रत्येक व्यक्ति को बनाए रखना चाहिए। मुसलमानों के लिए सैयद अहमद खान के शैक्षिक सुधारों ने AMU की नींव रखी और टू नेशन थ्योरी लाई, जिससे भारत का विभाजन हुआ। मोदी का मुस्लिमों के एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर की बात, ये भी सिमिलैरिटी है दोनों में कि ये दोनों ही किसी तरह उनको मुसलमानों को शिक्षित करने के लिए कितना इन्होंने काम किया है, और मुसलमानों के लिए 300 स्कीम स्थापित की, और आगे आने वाला भविष्य ही बाकी बताएगा। तो ये है हमारा तो ये था पुनर्जन्म की कथा। पुनर्जन्म की जो पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप का था, एलन मस्क का था, तो इस बार पुनर्जन्म नरेंद्र मोदी जी का है। और अभी श्वेता जी के ज्योतिषीय पिटारे में और भी अभी अमिताभ बच्चन और कौन कौन से हैं श्वेता जी, वो आगे धीरे धीरे आएगा भविष्य में। जी, हम तो अगले हफ्ते नहीं करेंगे पुनर्जन्म का, अगले हफ्ते हम
अगले हफ्ते हम इस साल जनवरी में जो हमने भविष्यवाणियां की थी उनमें से कितनी हमारी सही बैठी हैं, थोड़ा रिव्यू करेंगे, विल डू हाँ एनुअल ईयरली रिव्यू। तो अगले अगले हफ्ते हम ब्रेक लेंगे इस विषय से। पर लोग बताएं, श्रोता बताएं अगर उन्हें पसंद आ रहा है ये विषय तो। बहुत सारी ऐसी हैं, बिल्कुल सोल फैमिलीज जैसे बताई गई हैं। तो अमिताभ बच्चन का तो बहुत सारा पॉलिटिकल कनेक्शन है, मतलब उसको एक पूरा एपिसोड बाय इटसेल्फ लगेगा, 1 या 2 भागों में करना होगा, क्योंकि वो उनके साथ में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जिनको हम इस जीवन में पब्लिक लाइफ में जानते हैं। तो श्वेता जी, आज जो हम फिर इसका दिल्ली और नेतन्याहू पे करने वाले थे, इसको आगे ले जाएं क्या, कहीं मिस ना हो जाए आगे, अभी तो टाइम है। अभी तो टाइम है, उसमें टाइम नहीं लगेगा संदीप जी, कर लेते हैं हम। ठीक है। तो आज का फिर जो दूसरा विषय है वो दिल्ली का चुनाव है। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव फरवरी में होने वाले हैं और शायद केजरीवाल ने अपने कुछ कैंडिडेट का नाम भी घोषित कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो इतने दिनों से सत्ता से बाहर है, लगातार कांग्रेस रही सत्ता में, 90 के दशक से ही भाजपा बाहर है। सुषमा स्वराज आखिरी मुख्यमंत्री थी भाजपा की। तो उन दोनों का दिल्ली के चुनाव में क्या प्रदर्शन रहेगा, तीनों पार्टियों का, उसको लेकर श्वेता जी के पास चलते हैं। श्वेता जी, फरवरी 2025 में दिल्ली में चुनाव होने की संभावना है, क्योंकि उससे पहले तो जी नहीं हो सकता। फरवरी ही 25 की तिथि अभी मिली है कि चुनाव आयोग की घोषणा करेगा, फरवरी 2025 में ही चुनाव होगा दिल्ली का। अच्छा, ठीक है। तो तो क्या संदीप जी संभावना है तीनों पार्टियों की? जी, तो एक सेकंड मैं ये शेयर करती हूँ। मेरी स्क्रीन दिख रही है या मैंने शेयर की है या नहीं की? नहीं की है। अभी नहीं की है। हाँ, तो दिल्ली के चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में मुझे अभी देखिए, अभी मुझे नहीं लगता किसी पार्टी ने अपने कैंडिडेट्स खड़े किए हैं। सही बात है। तो और अभी शायद केजरीवाल ने शायद कुछ घोषित किया है, मैं एक बार सर्च करके देखता हूँ। पर आपकी जो प्रतिनिधि है वो तो अतिशी रहेगी ना? हाँ हाँ, मतलब कैंडिडेट घोषित किया केजरीवाल है। तो नहीं है। हाँ, हाँ, तो मैं ये कह रही हूँ कि बाकी पार्टियों के तो हमें अभी प्रतिनिधि पता नहीं है, हु इज गोइंग टू स्टैंड या किसका, हु इज गोइंग टू बी द फेस ऑफ देयर पार्टी। मैंने जो देखा फरवरी में, दो चीजें मैंने देखी, ठीक है। एक तो अतिशी का चार्ट देखा, वो भी जो हम, मुझे समय नहीं पता है तो अगेन जो समय, मतलब मैं फिर लग्न नहीं मानूंगी, क्योंकि हमें लग्न का समय, हमें जन्म का समय नहीं पता है। बट आतिशिका की कुंडली जैसी मिली है, अगर जो उनका डेट ऑफ बर्थ जो पब्लिक डोमेन में है वो सही है, जो कि 8 जून 1981 और प्लेस न्यू दिल्ली, तो ये कुंडली होनी चाहिए। मैं समय को डिसरिगार्ड कर रही हूँ, ठीक है। और ये उनकी कुंडली है, और अगर जो आपकी जो लीडर है वो आप अतिशी के नाम से ही लड़ती है फरवरी में चुनाव, तो इनकी जो कुंडली है ये इतनी स्ट्रांग है कि मुझे, मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग, आपको जीतना चाहिए दिल्ली का इलेक्शन फरवरी। अगर जो इसमें तीन चीजें हैं, अतिशी के नेतृत्व में आप लड़े, दूसरी बात यह है कि फरवरी में इलेक्शन हो, क्योंकि फरवरी उस टाइम में इनकी कुंडली बहुत स्ट्रांग है, और तीसरी बात यह है कि ईवीएम का खेल ना हो, क्योंकि ईवीएम का खेल फिर सब चीजों को चेंज कर देता है। ये तीन कैवियट्स मैं, कंडीशंस मैं दे रही हूँ, अगर जो ये तीन कंडीशंस फुलफिल होती हैं तो आपको जीतना चाहिए। क्योंकि आतिशी के कुंडली में वृषभ राशि में, जहाँ पे ये नंबर 2 लिखा है, यहाँ पे सूर्य और मंगल स्थित है, जो अच्छे सरकारी ग्रह मान लीजिए, सरकारी प्लैनेट्स हैं अच्छे, और यहाँ पे अभी बृहस्पति गोचर में चल रहे हैं। ये ताकत दे रहे हैं इनको। सूर्य जो होता है वो किसी को भी किसी भी लीडर को के लिए बहुत जरूरी होता है, और सूर्य के ऊपर अगर बृहस्पति आ जाए तो और शुभ है, और उसके ऊपर केतु भी है यहाँ पे, ठीक है। और ये लीडर बन पाई वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे गुरु और शनि भी है, त्रिकोण में सूर्य मंगल गुरु शनि केतु, ये ध्वज कीर्ति योग बना रहा है, बहुत पावरफुल। तो इनकी कुंडली में ध्वज कीर्ति योग है, और उसके ऊपर बृहस्पति का गोचर हो रहा है, होगा फरवरी में, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि भातीशी मार्लेना की कुंडली बहुत स्ट्रांग है। तो इनको आपको ही जीतना चाहिए। नाउ अगेन आई एम सेइंग, क्योंकि हमें अब इतनी जल्दी, अभी लाइक अभी तो नवंबर है,
हमें बाकी पार्टियों के जो लीडर्स हैं उनके उसका मालूम नहीं है, सिर्फ इनका ये कुंडली देख करके मैं बता रही हूँ। अगर कोई और आ जाए जिनकी कुंडली इनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो चीजें चेंज हो सकती हैं, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम हमको जो पता है विद द इंफॉर्मेशन वी हैव, दिस इज व्हाट आई सी। अतिशी को जीतना चाहिए, यानी आपको जीतना चाहिए, ये मेरा एनालिसिस है। ठीक है। तो ये अभी के अनुसार आपका एनालिसिस है। अभी शायद आम आदमी पार्टी ने अपने कुछ कैंडिडेट की घोषणा की है और भाजपा भी जल्द ही अपने कैंडिडेट की घोषणा कर सकती है, और कांग्रेस का तो अभी कुछ पता ही नहीं है। तो ये स्थिति है। बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे मैंने बताया था ना डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसे ही आतिशी की भी कुंडली बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसी लेवल की स्ट्रॉन्ग है, अगर जो फरवरी में इलेक्शन होता है तो। अच्छा, और तो आतिशी का ये कुंडली मतलब अवेलेबल है ये वाला? उनके जन्म की डेट है और प्लेस अवेलेबल है अच्छा, अच्छा। इंटरनेट पे, तो उससे मैंने कुंडली बनाई है। अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं गाज़ा की और इज़राइल की ओर। नेतन्याहू का के बारे में आपका क्या आकलन है? जी संदीप जी, नेतन्याहू का मुझे लग रहा है कि आगे आने वाला जो समय है वो ठीक नहीं लग रहा है। जब केतु अगले साल मई में, आई थिंक 18 तारीख को, 18 मई 2025 में जब केतु का गोचर यहाँ पर होगा, ठीक है, सिंह राशि में, जहाँ नंबर 5 लिखा है, यहाँ पे इनके मंगल और शनि स्थित हैं। जब यहाँ पे केतु आएंगे तब उसके पहले ही, बल्कि क्योंकि साइंस मिलने लग जाएंगे, इनका समय खराब शुरू होगा। इनकी प्राइम मिनिस्टरशिप जाने का पूरा पूरा योग दिख रहा है, और साथ ही इनको जेल वेल भी हो सकती है, बंधन योग भी आ रहा है इनका। तो जेल जाना और प्राइम मिनिस्टरशिप होने के इनके योग बने हुए हैं अगले साल मई के आसपास। तो नेतन्याहू का तो अभी मुझे लग रहा है इज़राइल में समर्थन होगा, लेकिन उससे पहले भी उनकी कंडीशन खराब थी और ये भी कहा जा रहा है कि अपनी कंडीशन बचाने के लिए वो युद्ध में उतरे। हालाँकि हाँ, ये कहा जा रहा था, और हालाँकि इज़राइल के लोगों पर फिलिस्तीनियों ने अटैक किया था। तो ये आपको कब तक लग रहा है कि नेतन्याहू का समय पलट सकता है, कब तक? वही तो मैं पता है, मई में, अगले साल मई। चल तो वैसे अभी भी नहीं रहा है ठीक, अच्छा तो अभी भी नहीं चल रहा है, बट हुँ, अगले साल मई इज व्हेन इट विल पीक। हुँ। अच्छा, मई। तो है अभी समय नेतन्याहू का। बाकी ये जी। है कि इज़राइल और गाज़ा युद्ध पे कुछ आपने आकलन किया है कि इज़राइल का जो ये युद्ध है ये कब तक चलेगा? अभी चलता ही रहेगा क्या? तो जो जितना मुझे समझ में आया, मैंने बहुत ज्यादा समय नहीं लगाया इस वाले पे क्योंकि आज प्रेजेंटेशन वाज इम्पोर्टेंट। तो जब सिंह हम ने जब केतु यहाँ पे सिंह राशि में आएंगे, हुँ, मई 2025 से दिसंबर 2026 के बीच में, तब क्योंकि हुँ, मंगल जो है वो मिलिट्री का कारक है, ठीक है, तो हुँ, यहाँ पे इनका जो इजराइल की जो मिलिट्री है वो युद्धों में बिजी रहेगी, ये मैं कह सकती हूँ, मई 2025 हुँ, से दिसंबर 2026 के बीच। हुँ, तो ठीक है। इतना इतना मैं कह सकती हूँ अभी के लिए। हुँ, ये इजराइल की कुंडली है। इज़राइल की कुंडली है।